हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू नंबर 06। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जेके एसएसबी, जेकेपी, एसएससी और अग्निवीर एग्जाम्स के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का एक पहले एमसीक्यू मैंने करवा चुका हूँ, ये सेकंड है। तो पहला क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, अब क्वेश्चन है, पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा में, मेंबर हो सकता है किसी भी कमेटी ऑफ लोकसभा में, स्पीक कर सकता है, बोल सकता है लोकसभा में, वोट कर सकता है लोकसभा में। तो इनमें से क्या क्या ऑप्शंस करेक्ट हैं, सेलेक्ट करना है अपने करेक्ट ऑप्शन। तो डिस्कस करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस टाइम पे कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन है, आर वेंकटा रमनी इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? एम सी स्टैलवर्ड। इन्होंने सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर अटॉर्नी जनरल का किसका था? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल एम एस सेटलवर। नेक्स्ट आ जाता है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर्टिकल 76 ऑफ पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द पोजीशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब आर्टिकल 76 से रिलेटेड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को चूज कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ही हैज कंप्लीटेड 10 इयर्स ऑफ हाई कोर्ट एडवोकेसी। 10 साल उसको पूरे किए होने चाहिए हाई कोर्ट के, जहां फिर 5 साल एज ए जज इन एनी इंडियन स्टेट। जहां तो एडवोकेट वो 10 साल रहे हाई कोर्ट का, चाहे किसी भी स्टेट का जज हो 5 साल के लिए। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करते हैं। ड्यूरेशन, क्या कितने साल के लिए चुना जाएगा? नॉट स्पेसिफाइड। जितनी देर तक लगता है प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट को, उतनी देर तक ऐसे। यूनियन गवर्नमेंट का प्रिंसिपल लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। ये डिफेंड करता है गवर्नमेंट को बिफोर द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। टॉप लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है नेशन का। इन द इंडियन टेरिटरी ही इज एलिजिबल टू अपेयर इन एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट में अपेयर हो सकता है। स्पीक कर सकता है, राइट टू स्पीक। पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में, लोकसभा ही नहीं राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उनकी जॉइंट सीटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और किसी भी कमेटी का मेंबर बन सकता है जिसका ये नाम हो, लेकिन राइट टू वोट। तो तीन चीजें हैं, स्पीक कर सकता है, बोल सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट की, और कमेटी का भी मेंबर हो सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। ये है, तो इसके कौन कौन सा ऑप्शन ठीक है? कैन बी ए मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द of the Lok Sabha, as well as कमेटी पार्टिसिपेट कर सकता है मेंबर एंड मे बी नेम्ड एज ए मेंबर। तो इसका ऑप्शन इसका आ जाएगा, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर, ए बी एंड सी द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। President of has the right to address and send a message to the Council of Ministers to elicit specific information. President can call for the information relating to the proposal of our legislation. Parliament information गैदर कर सकता है, बुला सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उसको लेजिस्लेशन लॉ बनाने की। ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट। जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन के लिए, वो कम्युनिकेट करना होता है प्रेसिडेंट। क्या क्या स्टेटमेंट इनमें से ठीक है? तो पहला हम देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आर्टिकल 52 बोलता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल बोलता है प्रेसिडेंट होना चाहिए? आर्टिकल 53, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। कोई भी लॉ को लागू करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो पावर है वो किसके पास है? 53 के प्रेसिडेंट के पास है, अंडर आर्टिकल 53। आर्टिकल 54
कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन कर सकता है। प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, कौन कौन होते हैं इसके मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स, देखो कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं ना राज्यसभा में, तो इसके लिए लिखा है इलेक्टेड वाले ही चुन सकते, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, आर्टिकल 55 बताता है किस मैनर से इलेक्शन होनी है प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 54 बताता है कौन कौन से मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, और 55 बताता है किस मैनर से। आर्टिकल 56, प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 इयर्स, प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करके रखेगा कितने साल तक, 55 इयर्स तक। आर्टिकल 57 बोलता है ए पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज हेल्ड ऑफिस, मतलब आर्टिकल 57 बोलता है कि एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, कि जितनी मर्जी बार प्रेसिडेंट को चुन सकते हैं, एलिजिबल है, दोबारा री इलेक्शन भी हो सकती है प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 57। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार चुन सकते हैं, लेकिन इंडिया में जितने मर्जी बार चुन सकते हैं एक ही आदमी को प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58 बताता है क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप एक प्रेसिडेंट बनना चाहते हो। इंडियन सिटीजन होने चाहिए और एज 35 इयर्स होनी चाहिए। और आर्टिकल 59 बताता है कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, क्या क्या कंडीशंस हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की। आर्टिकल 60 बताता है ओथ टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, क्या शपथ लेनी है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 बताता है प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच कर सकते हैं, इम्पीचमेंट मीन रिमूव कर सकते हो प्रेसिडेंट। आर्टिकल 62 बताता है प्रोविजन रिलेटेड टू टर्म एंड वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या क्या वैकेंसी होगी, अगर वेकेंट पोस्ट होगी प्रेसिडेंट की तो क्या करना हो। तो ये है हमारी पूरी लिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो देखें, पहला प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे एस राधाकृष्णन 50 से 62, 62 से 67, जाकिर हुसैन 67 से 69, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन द ऑफिस। फिर वीवी गिरी बनते हैं फोर्थ प्रेसिडेंट 1969 से 74। फिर उसके बाद वीवी गिरी दोबारा से 3 साल के लिए 74 से 71। तो फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद एस राधा कृष्णन, एक मिनट, फिफ्थ जो है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एस राधा कृष्णन, फिर उसके बाद जाकिर हुसैन, फिर उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। और नेक्स्ट फोर्थ वीवी गिरी आगे 1974। फिर आ जाता है फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद फिफ्थ प्रेसिडेंट थे इंडिया के। नेक्स्ट सिक्स्थ आ जाते हैं नीलम संजीवा रेड्डी, सेवंथ ज्ञानी जेल सिंह 82 से 87, रामास्वामी वेंकटरमन 87 से 92, शंकर दयाल शर्मा 92 से 97, के आर नारायण 97 से 2002, और एपीजे अब्दुल कलाम 2000 से 2007, प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017, रामनाथ कोविंद 2017 से 22, और द्रौपदी मुर्मू जो अभी प्रेसिडेंट है। क्लियर। नेक्स्ट, तो अब क्वेश्चन देखें। इसमें ऑप्शन है ए बी एंड सी, दोनों तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एड्रेस एंड सेंड ए मैसेज टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पुलिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए मैसेज भेज सकते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट कॉल कर सकता है कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपका प्रपोजल है लॉ बनाने की। ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन के लिए वो सारे कम्युनिकेट करने हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिगार्डिंग राज्यसभा इज करेक्ट। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ
Rajya Sabha is 250. That is true. It has legislative power equally with Lok Sabha in matters such as creation of all Indian services. All Indian services की creation के लिए पूरी की पूरी पावर जो है वो राज्यसभा के पास ही है, लोकसभा के पास पावर नहीं है। तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब राज्यसभा के बारे में हम पढ़ते हैं। इसको राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोलते हैं। और ये बनी कब थी राज्यसभा? 3 अप्रैल 1952 को बनी। 3 अप्रैल 1952 को हमारी राज्यसभा बनी थी और इसका पहला सेशन हुआ था 13 मई 1952 में। ओरिजिन राज्यसभा का या सेकंड चैम्बर का हम ट्रेस कर सकते हैं मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिपोर्ट ऑफ 1980। मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बन के आया था, वहां से ये ओरिजिन निकला था काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। इसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये फुली डिसॉल्व नहीं होता है। हर 6 साल बाद 1/3 मेंबर डिसॉल्व हो जाते हैं, 1/3 मेंबर रिमूव चेंज हो जाते हैं। क्लियर? कितने साल बाद? 6 साल बाद 1/3 मेंबर चेंज हो जाते हैं। फोर्थ शेड्यूल हमारा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल शेड्यूल्स हैं 12, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में तब शेड्यूल्स थे 8। तो फोर्थ शेड्यूल बताता है कि कितनी कितनी सीट्स होंगी स्टेट्स की राज्यसभा के। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250 है, जिसमें से 238 मेंबर्स स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट्स और यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शन होती है। और 12 को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। तो टोटल मेंबर्स हैं 250, जिनमें से 238 को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से, और 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और जो नॉमिनेट होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका? आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, इनका नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडियन सर्विसेज कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स। तो राज्यसभा ही है जो के पास पावर है ऑल इंडियन सर्विसेज को क्रिएट करने की, आर्टिकल 312 के तहत। इफ द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव ट्रांसफर ए मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है किसी मैटर को शिफ्ट करना, कहाँ से? स्टेट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में, जहाँ कॉन्करेंट लिस्ट में, तो अप्रूवल राज्यसभा का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई प्रोक्लेमेशन इशू होता है प्रेसिडेंट का फॉर इम्पोजिंग ए नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी एट ए टाइम व्हेन लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड। कोई भी इमरजेंसी लगानी पड़ती है और लोकसभा डिसॉल्व हुई हुई है, then the proclamation can be effective even if it is approved by Rajya Sabha alone। तो कोई भी इमरजेंसी लगानी पड़ती है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, जहाँ हो जाएगी, ठीक है, जब तक वो ला पास होगा, तो ओनली राज्यसभा कैन अप्रूव इट। तो ये राज्यसभा के पास पावर है। ऑल इंडियन सर्विसेज कोई आर्टिकल 312 के तहत अगर कोई भी मैटर स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट यूनियन लिस्ट में जाके जाना है तो अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज नेसेसरी। और अगर इमरजेंसी लगानी है और लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, जहाँ होने वाली है, तो राज्यसभा का अप्रूवल ही काफ़ी है। तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250 है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, ऑल इंडियन सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए कोई भी पावर लोकसभा के पास नहीं है। ज़्यादा पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग statements. Forming a cooperative society is a fundamental right in India. Yes, and it is fundamental right under Article 19. Cooperative society do not fall with the ambit of right of information। cooperative societies की RTI नहीं लगा सकते, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है, मतलब, लेकिन क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज नॉट करेक्ट। इनमें से करेक्ट कोई नहीं, कौन सी नहीं है? तो दोनों ही करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, neither A nor B। तो पढ़ते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2011 में।
जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और प्रोटेक्शन दी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। इसने इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ए फंडामेंटल राइट, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? 19 आर्टिकल में आता है। कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ है ये? 97th का सी। इट इंक्लूड ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, की प्रमोशन की जाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा बनाई जाएंगी। ठीक है, अंडर आर्टिकल 43B। और पार्ट 9B में भी इट एडेड ए न्यू पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज एंटाइटल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसको आर्टिकल 243Z एक्ट से 243Z तक लाया। आर्टिकल 9 पार्ट 9B। पार्ट 9 में क्या आता है? पार्ट 9 में आती हैं पंचायत। 9A में क्या आता है? म्युनिसिपलिटीज। और 9B में क्या आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 243Z एक्ट से लेके ZT तक। क्लियर? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आई थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 के तहत न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल की प्रमोशन की जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B। और नया पार्ट 9B भी आया। नेक्स्ट, आरटीआई एक्ट कब आया था? आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत ये बनाया गया है। इज डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल राइट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो आर्टिकल 19 में आते हैं। और ये लागू आरटीआई कब आया था? केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2005 से आया था। इट इज इनिशिएटिव टेकन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन। कोई भी सिटीजन इंडिया का रिक्वेस्ट कर सकता है पब्लिक अथॉरिटी से, गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, किसके लिए? आरटीआई के लिए, किसी की इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और ये विच इज रिक्वायर्ड टू रिप्लाई, रिप्लाई करना है कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, और फीस लगेगी 10 रुपये। तो आरटीआई एक्ट कब आया था? अक्टूबर 2005 में आया था। कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया है ये? 19 आर्टिकल के तहत। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन। कोई भी सिटीजन इंफॉर्मेशन मांग सकता है, और पब्लिक अथॉरिटी को कितने दिन में इंफॉर्मेशन देनी है? 30 डेज में। और फीस कितनी लगेगी इसके लिए? 10 रुपये। नेक्स्ट, तो ये रहा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए फंडामेंटल राइट, यस, अंडर आर्टिकल 19। और कोऑपरेटिव सोसाइटी डू नॉट फॉल विद द एम्बिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है, इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। तो आंसर रहेगा नाइदर ए नॉर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू द सिटीजन थ्रू प्रेम्बल, बिल्कुल ठीक है। तो इकोनॉमिक जस्टिस, जस्टिस प्रियम्बल में, प्रियम्बल बात करता है एसईपी, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पवन चैमलिंग इज ए पवन चैमलिंग हैज बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा जस्टिस के बारे में। प्रियम्बल में 3 टाइप के जस्टिस की बात हुई है। कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है एसईपी, प्रियम्बल में कौन कौन से जस्टिस की बात हुई है? तो एसईपी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। नेक्स्ट, आर्टिकल 38 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट मस्ट वर्क टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आर्टिकल 38 में भी डायरेक्शन दी गई है स्टेट को कि आपको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए वर्क करना चाहिए। एक 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुई थी 2019 में, जो गारंटी करती है इकोनॉमिक जस्टिस फॉर ऑल। और ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का कंसेप्ट किससे लिया है? रशियन रेवोल्यूशन से लिया, 1917। तो पहला बात आ जाती है प्रियम्बल में कौन से आर्टिकल में, प्रियम्बल में कौन से जस्टिस की बात की गई? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। नेक्स्ट आ जाता है किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है? आर्टिकल 38। किस अमेंडमेंट एक्ट में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। और ये जो आइडिया है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का, ये किससे लिया गया? रशियन रेवोल्यूशन 1917।
तो ये हमारा क्वेश्चन, दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का एश्योर करता है इकोनॉमिक जस्टिस और पावर चैम्बलिंग इज हैज बिकम द इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं रिट्स की। विद रेफरेंस टू रिट्स कंसीडर द फॉलोइंग रिट्स। Writs of certiorari can be issued against administrative authorities affecting right of individual. Writ of quo warranto can be sought only by aggrieved person. Next, writ of prohibition can be issued against judicial, quasi-judicial and private authorities. किसी के अगेंस्ट भी बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट देखें इनमें रिट्स के बारे में। 5 टाइप की रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कितने टाइप की रिट्स इशू कर सकता है? तो आंसर है 5। फिर कौन से आर्टिकल कहता है? 32। हाई कोर्ट कितने टाइप की रिट्स इशू कर सकता है? एनी नंबर ऑफ रिट्स। तो पहली रिट आ जाती है हैबस कॉर्पस। तो ये इसका पर्पस क्या है कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने, जैसे पुलिस आ गई, आर्मी आ गई, किसी पर्सन को पकड़ के रखा है, तो ये डायरेक्ट करती है हैबस कॉर्पस उस ऑर्गेनाइजेशन को कि उस पर्सन को रिलीज किया जाए अगर वो डिटेन किया है अनलॉफुली। ये इशू हो सकता है अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज के भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के। कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट लॉफुल डिटेंशन। अगर लॉफुली पकड़ा है तो फिर नहीं ये कर सकते। प्रोसीडिंग्स कंसर्न कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं माना हुआ है तब पकड़ के रखा है तो उसके अगेंस्ट नहीं। डिटेंशन आउटसाइड द कोर्ट जुरिस्डिक्शन, डिटेन किया है जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता नहीं है तब। मैंडमस, डायरेक्ट ए पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। मैंडमस क्या है? डायरेक्ट करता है किसको? किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कि अपनी ड्यूटी की जाए। ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है? पब्लिक बॉडी, कारपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट के खिलाफ। किसके अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता? प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के, प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट acting in judicial capacity. Quo warranto, direct a person to vacate an office assumed wrongfully. Quo warranto क्या होता है? एक पर्सन को डायरेक्ट करता है कि आपने जो ऑफिस रॉन्गफुली एक्वायर किया उसको छोड़ दिया जाए। ये जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट ही इशू हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेचर और प्राइवेट बॉडीज इंडिविजुअल के अगेंस्ट। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करता है लोअर कोर्ट को कि आप अपनी प्रोसीडिंग्स अपने दायरे से बाहर नहीं जाए। प्रोहिबिट ए लोअर केस फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन ए केस। जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव और प्राइवेट बॉडीज इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं। सैरिटोरी, हायर कोर्ट रिमूव्स द प्रोसीडिंग फ्रॉम लोअर कोर्ट एंड ब्रिंग इट बिफोर इटसेल्फ। कोई केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो उसको अपने पास बुला सकता है हायर कोर्ट। हाई कोर्ट बुला सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है किसी केस को हाई कोर्ट से। ओनली एक स्टैट्यूटरी जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट को ओपन हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं इशू कर सकता। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि प्रो स्टेटमेंट्स रिट सैरिटोरी कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। बिल्कुल ठीक है। रिट ऑफ क्यो वारंटो कैन बी सॉट ओनली बाय एग्रीवाइड पर्सन। रिट प्रोहिबिशन इशू अगेंस्ट जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल, लेकिन प्राइवेट अथॉरिटी। प्रोहिबिशन जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेट अप द जस्टिस राजेश बिंदल कमेटी। राजेश बिंदल कमेटी किस मिनिस्ट्री ने सेटअप की है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर? स्मृति ईरानी। टू प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट ऑन इंटर कंट्री पेरेंट चाइल्ड रिमूवल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अथॉरिटी। कि प्रेजेंट की जाए रिपोर्ट जो इंटर कंट्री पेरेंट चाइल्ड रिमूवल डिस्प्यूट, इंटर कंट्री किसी कंट्री में बच्चा पैदा हो गया उसके रिलेटेड जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, ठीक है, वो इंडियन सिटीजनशिप होगी किसी को, रिपोर्ट दायर की जाए। जुडिशरी इंटरप्रेट, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, क्या उसका मीनिंग है, वो इंटरप्रेट कौन करता है? जुडिशरी। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है।
राजेश बिंदल कमेटी और जुडिशरी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कोई भी नहीं, तो नीदर ए नॉर बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके स्टेट पब्लिक सर्विसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्टडी हब।